पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चमोली की खबर, जहां गोचर में हुई मारपीट और बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी रिजवान, सलमान और आसिफ पर केस दर्ज कर लिया है। इनके अलावा 80 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। गोचर में हालात नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। गोचर में मामूली सी बात को लेकर दो दुकानदारों में बहस हो जाती है, बात हाथापाई और आगजनी तक आ जाती है। इसके अलावा आपको बताएंगे बवाल बढ़ता देख दोनों पक्षों के लोग सड़कों पर उतरे हैं और जमकर उत्पात मचाया है। कुछ जगहों पर आगजनी जैसी तस्वीरें भी सामने आई है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। गोचर में धारा 163 लगाई गई है। मैं सुबह दुकान में सफाई कर रहा था, तो दो ये मसाले वाले बाप बेटे आके स्कूटी को हटाने के लिए बोलने लगे कि रास्ते में खड़ी क्यों कर रखी है, हटा लो। इस चक्कर में वो गाली गलौज करने लगे, जिस चक्कर में थोड़ी सी बहस होने के बाद हाथापाई होगी और इसी को लेके हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये सारे जितने भी मोमडन लोग थे 80-90 इकट्ठा थे, कम से कम 20-25 तो लड़कियाँ थी, बच्चे थे। वहाँ इन्होंने सबने, औरतों ने और सबने मिलके मुझे मारा, ईंट से मेरा सर पे भी मारा, जिससे बहुत खून बहा। एक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है दो समुदायों के बीच, तो वहाँ मजिस्ट्रेट संतोष पांडे जी ने BNSS धारा 163 लागू कर दी है नगरीय क्षेत्र गोचर और कर्णप्रयाग में, और SP साहब के माध्यम से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात है। स्थिति अभी नियंत्रण में है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए। और हमारे सहयोगी इस समय नितिन सेमवाल चमोली से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे नितिन की तरफ। नितिन, सबसे पहले इस समय के हालात बताइए, क्या धारा 163 लगाने के बाद हालात सामान्य हैं या फिर तनावपूर्ण स्थिति अभी भी है? जी, अगर गोचर की बात करें तो इस समय वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और सुबह से ही दुकानें खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि कल पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा 3 लोगों पर नामजद मामले भी दर्ज कर दिए गए हैं। जो दुकानदार हैं, जो पिता पुत्र जिन्होंने कि कैलाश जो पीड़ित है उस पर ईंट से हमला किया था या उनके बीच जो विवाद हुआ था, उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। क्योंकि शाम को जिस तरीके से लगातार वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो पुलिस ने बड़ा एक्शन वहाँ पे लिया है और माहौल खराब करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात अभी भी पुलिस कह रही है। इसके अलावा विवाद के बाद जिस तरीके से वहाँ पे हालात बिगड़े हैं, जिन लोगों ने भी वहाँ पे हालात बिगाड़ने की कोशिश की है, उन पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करने की अब बात कह रही है। लगभग 70 से 80 लोगों पर तो पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं और अलग जो लोग हैं जो वहाँ पे हॉस्पिटल में आकर जिन्होंने पीड़ित पर हमला किया था, उनके साथ कुछ और लोग होने की भी संभावना है। तो ऐसे में पुलिस उनको भी ढूंढ रही है और इस पूरे मामले में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए गोचर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गोचर ही नहीं बल्कि गोचर के पास जो सबसे बड़ा बाजार है कर्णप्रयाग बाजार, वहाँ पे भी पुलिस निगरानी कर रही है। वहाँ पे भी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से विवाद हुआ है। तो जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए, जो जिन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्या वो दुकानें अब खुलना शुरू हुई हैं या नहीं? जी, सुबह से ही गोचर में स्थिति सामान्य है और अब धीरे धीरे बाजार आज खुल रहा है और वहाँ पे जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है वो बना दी गई है। जी, नजर बनाए रखिएगा नितिन इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं होटल और ढाबों में खाने में थूक मिलाने वाले लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के पुलिस प्रमुख अभिनव कुमार ने राज्य के सभी SSP को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। DGP ने आदेश दिया है कि होटल और ढाबों में काम करने वालों का वेरिफिकेशन होगा। सभी होटल के किचन में CCTV कैमरे लगाए जाने अनिवार्य होंगे। खाद्य विभाग और नगर पालिकाओं के साथ पुलिस की टीम रेड करेगी। इसके अलावा थूक जिहाद में शामिल लोगों पर BNS की धारा 274 और 196 के साथ ही पुलिस एक्ट में भी गंभीर और कड़ी कार्रवाई की जाने का प्रावधान है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब राज्य में ही क्या बल्कि पूरे देश में थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब आप कह सकते हैं कि अब जो नए प्रावधान निकाले गए हैं, अगर थूक जिहाद जैसी इस तरह की घटनाएं अब सामने आती हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी।
लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि जिन भी लोगों के होटल चल रहे हैं, ढाबे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, अब उनको कुछ गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। क्या है वो गाइडलाइंस, मेरे सहयोगी बताएंगे। सत्येंद्र बर्थवाल फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। सत्येंद्र बर्थवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं है। अब जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि यहाँ होटल, ढाबों में अब किचन वगैरह में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दी गई हैं, इसके अलावा क्या गाइडलाइंस है जो होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों को निभाने होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के अभी उत्तराखंड में थूक जिहाद का दो मामले सामने आए हैं, अगर चाहे मसूरी का मामला हो या देहरादून का मामला हो, इस दोनों मामलों को देखते हुए अब पहले सरकार ने सख्त एक्शन लिया था और उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पुलिस भी अब सख्त हो गई है। पुलिस ने पूरे थूक जिहाद के मामले को सख्ती बरतने के लिए जितने भी प्रदेश में होटल या ढाबे चल रहे हैं, सभी जगह, सभी में जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं, उनका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक ड्राइव चलाने की बात कही है। साथ ही प्रदेश के जितने भी होटल और ढाबे हैं, इनमें सीसीटीवी कैमरों लगाने की भी बात की है। इनके किचन में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। साथ ही अब जहां इस तरीके की घटना होगी उस पर कड़ा एक्शन हो, जिसके लिए जो धाराएं हैं, बीएनएस की जो धाराएं हैं, उनका भी सही ढंग से गाइड पालन हो, जिसको लेकर सभी कप्तानों को, यानी प्रदेश के सभी कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्थवाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस पर एक आप ये भी एंगल समझ लीजिए कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे और अलर्ट किया था कि त्योहारों के सीजन में खासतौर पर ऐसा नहीं चलेगा और साफ उन्होंने कहा था कि थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब खाने में थूकने जैसी घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। मसूरी और देहरादून से 2 मुस्लिम कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे थूक जिहाद करार देते हुए कहा कि देवभूमि में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंगलवार को त्योहारी सीजन के मद्देनजर अफसरों की मीटिंग बुलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि त्योहारी सीजन में कोई इस तरह की करतूत ना करे। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीज़न आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीज़न में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हिंदुवादी संगठन 2 कदम और आगे बढ़ते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के लोगों को अपनी मकान, दुकान किराए पर ना दें, ताकि वो यहाँ पर व्यापार ही ना कर पाए। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर बाहरी मुस्लिमों को इसकी वजह बताया है कि अगर हमें थूक जिहाद को या इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को या जिहादियों को, देवभूमि को जो नरक बना रहे हैं, अगर इनको रोकना है तो इनको अपनी मकान, जमीन, दुकान नहीं देनी होगी, तभी जाके हम ऐसे लोगों को इस देवभूमि में रोक सकते हैं। तो हम चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में भी इन लोगों पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अब अपने व्यक्ति को कोई मूत्र वाली चाय, थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी। ये तो एक षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए और देवभूमि के स्वरूप को यथावत बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक थूक जिहाद पर बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार इसके खिलाफ विशेष अध्यादेश लाने की तैयारी में है, तो उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्दी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी।
22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेगा। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों को स्क्रूटनी इनकी की जाएगी। 4 नवंबर का दिन नाम वापसी के लिए आखिरी तारीख का दिन है और चुनाव के ऐलान के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता भी लागू हो गई है। केदारनाथ में कुल 90,540 वोटर्स हैं, जिसमें 44,765 पुरुष वोटर्स हैं। महिला वोटर्स की संख्या इससे ज्यादा 45,775 है। कुल मिला के आप कहिए यहाँ पर वोटिंग काफी दिलचस्प रहने वाली है। और ये भी आपको बता देते हैं कि 173 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। यहाँ मतदान का जो तिथि तय हुआ है, 20 नवंबर मतदान की तिथि तय हुई है और 23 नवंबर को मतगणना का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। इसके अनुसार हमारा जो है 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक का जो एक अवधि होगा, इस बीच में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी। पूरे केदारनाथ विधानसभा में उप निर्वाचन के लिए 173 पोलिंग स्टेशंस को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का और राज्यों का तेजी से आगे बढ़ा है, उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। और केदारनाथ धाम हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐसा स्थान है जहाँ पर उनकी आस्था श्रद्धा है, उनके अनन्य भक्त हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और वहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ भी दिव्य केदार और भव्य केदार 2014 के बाद बना है। वो यात्रा विकास की तेज़ी से बढ़ेगी। केदारपुरी का पूरा नाम देश दुनिया के अंदर है, वो नाम आगे बढ़ेगा और उपचुनाव में लोग वहाँ विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रसाद के पास चलते हैं। रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी इस समय इस खबर पर और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। संदीप प्रसाद, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही देखिए अब और सरगर्मियां तेज हो जाएंगी जमीन पर जहां पर वोट डाले जाने वाले हैं। आप हमारे को ग्राउंड जीरो की और प्रमुख बातें बताइए। देखिए, दोनों ही पार्टी एडी चोटी का जोर लगाने वाली है, लेकिन इस समय क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? चुनाव की तारीख कोई ऐलान के बाद तो और ज्यादा प्रचार तेज हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जो पूर्व विधायक थी शैला रानी रावत, उनकी मृत्यु के बाद, निधन के बाद यहाँ पर अब चुनाव हो रहे हैं। कहीं न कहीं बेहद दिलचस्प चुनाव है क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे नाक का सवाल है। क्योंकि जब जो बद्रीनाथ चुनाव है या मंगलोर चुनाव है, उसमें बीजेपी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी कहीं भी नहीं चाहती थी इस जो केदारनाथ उपचुनाव है उसमें वो हारे। इसलिए बीजेपी लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, विधायक लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और पिछले लगभग 3-4 सप्ताह से लगातार बीजेपी कई मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि जो अभी तक वहां पर स्थिति है, 22 अक्टूबर को यहाँ पे अधिसूचना जारी होनी, 20 को मतदान होना, 23 को यहाँ पर परिणाम निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो तैयारी हैं, बीजेपी की ज्यादा तैयारी यहाँ पे दिख रही हैं। लगातार बीजेपी की पूरी टीम, जो बीजेपी का सिस्टम है, बूथ लेवल तक बीजेपी लगातार मजबूत दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं फील्ड में अभी कांग्रेस काफी कमजोर दिख रही है। ऑब्जर्वर भी कल 1-2 दिन पहले ही वहां बीजेपी ने वहां पे ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो अभी तक भी यहाँ पर जो कि विधानसभा में नहीं पहुंचे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेट को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बड़ा वो दिख रहा है, गुटबाजी अंदर दिख रही है। और लगातार अभी तक जो स्थिति यहाँ पर बनी है, जो केदारनाथ उपचुनाव की, फिलहाल फील्ड में यहाँ पर बीजेपी दिख रही है। हालांकि कुछ समय पहले यहाँ पर बीजेपी कई मुद्दों को लेकर, चाहे केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पहले बैकफुट पर रही, लेकिन तैयारियां और तेजी से आगे बढ़ेंगी जैसे चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता लागू भी हो गई है। चुनावी तारीखों के साथ ही अब दोनों पार्टियों की पहली प्राथमिकता है कैंडिडेट सिलेक्शन, जिस पर घमासान भी देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आचार संहिता भले ही अब लागू हुई हो, लेकिन पार्टी पिछले 3 महीने से केदारनाथ में चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। अगले कुछ दिनों में कैंडिडेट का नाम भी फाइनल कर दिया जाएगा। बीजेपी के दावेदारों की बात करें तो बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, इनके अलावा बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल भी दावेदार हैं। अपने जिला संगठन को और वहाँ के जो हमारे
चुनाव की जो हमारी टोली है, उस टोली के बाद कितने नामों की जानकारी है, वो सब नाम लेते हुए फिर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद हम लोग पैनल बनाकर केंद्र को भेजेंगे। कांग्रेस में भी असली घमासान कैंडिडेट को लेकर नजर आने वाला है। चुनाव अधिसूचना जारी होते ही मंगलवार को पार्टी ने कैंडिडेट चयन के लिए 4 ऑब्जर्वर तैनात कर दिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पूरा केदारनाथ चुनाव अधिसूचना का इंतजार कर रहा था। हरीश रावत का कहना है कि बद्रीनाथ जी ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, अब केदारनाथ जी भी आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुंवर सजवान, कांग्रेस नेता लक्ष्मण रावत भी दावेदार हैं। और कब कांग्रेस को जिताएं ताकि भाजपा को उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके लिए एक सबक सिखाया जाए। और केदारनाथ क्षेत्र में तो भाजपा ने पहले ही बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं। सबसे बड़ी गलती तो वहां के लोगों की आजीविका पर डाका डाला है भाजपा ने। जो केदारनाथ चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सियासी रण का आगाज हो चुका है। पार्टियां कुछ भी दावे करें, फैसला केदारनाथ की 90,000 की जनता को करना है। हरिद्वार से पुलकित के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कुवारब में लगातार मलबा गिरने से हाईवे को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। एनएच के अधिकारी सुबह 6 बजे हाईवे को खोलने के लिए जेसीबी मशीन लगा रहे हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी पहाड़ की लाइफलाइन है और यात्रियों ने कुवारब पुल पर जोरदार हंगामा किया है। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। उत्तराखंड में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले 400 डिप्लोमा होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन सभी को भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में 2019 से 2022 के बीच में रजिस्टर किया था, लेकिन कभी सवाल उठने पर परिषद ने ये प्रक्रिया को रोक दिया था। सवाल खड़ा हुआ है कि क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने कहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन तो नहीं किए हैं। अब इसी सवाल के बीच में आयुष सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आयुष विभाग में नौकरी नहीं करते थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद बतौर वैद्य अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अवैध चिकित्सक थे, जिनके पास में कोई वैध डिग्रीज नहीं था, ऐसे जो भी पंजीकरण हुए थे, जिसको 2021 से उन्होंने बंद कर रखा था, उसको निरस्त करने का निर्देश जो है उनको जारी कर दिया गया है। इसके उपरांत समस्त कार्रवाई चिकित्सा परिषद के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। देखिए, ये शासनादेश के तहत रजिस्ट्रेशन हुए थे और ये जो डिप्लोमाधारी थे उनके पंजीकरण शासनादेश के अकॉर्डिंग हमने किए थे और ये कम से कम 402 जो है रजिस्टर्ड आज की डेट में है। बढ़ते आगे, हरिद्वार की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जूना अखाड़े की पौराणिक छड़ी यात्रा रवाना हो गई है। माया देवी मंदिर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, महामंत्री महंत हरिगिरी और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने छड़ी यात्रा का रवाना किया है। छड़ी यात्रा को साधु संतों ने बताया कि छड़ी यात्रा उत्तराखंड के चारों धाम सभी धर्मस्थलों पर भ्रमण करते हुए ओम पर्वत तक जाएगी। बता दें आपको, सनातन और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए छड़ी यात्रा की शुरुआत की गई है। हर साल ये छड़ी यात्रा चारों धामों के साथ ही उत्तराखंड के तमाम मठ मंदिरों में जाती है। परंपरा है और यह जूना अखाड़ा इसका नेतृत्व करता है। जूना अखाड़े के प्रतिनिधित्व में यह छड़ी हमारी पूरी 4 धामों में पहाड़ों में भ्रमण करती हुई इस वर्ष हरिगिरी जी महाराज का निर्णय हुआ है कि हम ओम पर्वत पर जाएंगे। ऐसा है कि आप जानते, चारों धाम होते हुए, पूर्णागिरी होते हुए, टनकपुर होते हुए, पिथौरागढ़ और जागेश्वर, तमाम पहाड़ की हर मंदिरों को घूमती फिरती ओम पहाड़ से फिर पुणे माया देवी आई। कब पहुंचेगी यहाँ पर? दिवाली के आसपास की संभावना है। नैनीताल में पारंपरिक हॉकी से हटकर एक अलग तरह की हॉकी खेली जाती है। देखिए, इस हॉकी में न सिर्फ मैदान छोटा होता है, बल्कि खिलाड़ियों को इस खेल को खेलने के लिए ज्यादा दमखम दिखाने की
जरूरत होती है। नैनीताल में खेली जाने वाली ये 5 ए साइड हॉकी का नजारा कुछ अलग ही है। रेफरी की सीटी बजते ही खेल तो आम हॉकी की तरह से ही शुरू होता है, लेकिन आम हॉकी से ये कई मायनों में अलग है। 5-5 खिलाड़ियों से खेली जाने वाली इस हॉकी में न सिर्फ दिमाग दौड़ाना पड़ता है, बल्कि इसमें ज्यादा दमखम की भी जरूरत होती है। इसमें स्टैमिना की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ग्राउंड है। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने खेला नहीं है, तो मतलब बहुत स्टैमिना लग रहा है हम लोगों का। यहाँ पे तुरंत हम लोग चेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टैमिना लग रहा है। गेम कंट्रोल से पहले खुद को ही प्लेयर को फुटवर्क कंट्रोल करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सरफेस की वजह से बंदे ने खुद कंट्रोल करना होता है प्लेयर। क्योंकि ये छोटा गेम है और थोड़ा टाइम का है, इसलिए फास्ट गेम है। लगता है ज्यादा पावर लगता है इसमें और ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। हाँ, दोनों चीज। इस खेल की खासियत है कि इसमें सिर्फ 100 फीट लंबी और 64 फीट चौड़ाई का मैदान बनाया जाता है, जिसे चारों तरफ से लकड़ी के तख्ते से कवर किया जाता है। 16 फीट में डी बनाया जाता है, तो मात्र 4 फीट का गोल पोस्ट बनाया जाता है। वहीं 15 मिनट के खेल में 7.5 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस हॉकी में ना तो कोई गोलकीपर होता है और ना ही कोई राइट आउट या लेफ्ट आउट होता है। काफी समय से नैनीताल में प्रतियोगिता हो रही है और हम भी इसको प्रतियोगिता को हमेशा हमारा प्रयास ये रहा है कि हम इसको लगातार करें, ताकि हम महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिला सकें। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर की लड़कियां भी यहाँ पे आके खेलती हैं और जो इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाती है। सरोवर नगरी में खेले जाने वाली इस खास हॉकी पर पैसों की कमी के चलते संकट के बादल मंडराने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे देखिए पहाड़ टॉप 10।